बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 17 और उसके अंदर हमने डिस्कस करना है मोज़ले लॉ को। और पिछले लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरे की प्रोडक्शन और उसके कुछ पॉइंट्स को हमने देखा था। और उसी से आपकी बुक के अंदर जो है एक ही टॉपिक दे रखा है एक्सरे प्रोडक्शन और उसके अंदर दो टॉपिक्स है और दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो हमने दो अलग अलग लेक्चर के अंदर ही इनको कवर किया है। एक के अंदर हमने एक्सरे प्रोडक्शन को डिस्कस किया है और इसके अंदर हमने किसको डिस्कस करना है, मोज़ले लॉ, उसकी कंक्लूजन्स को और उसकी इंपॉर्टेंस को, दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो बाद में लिखी हुई है कंक्लूजन्स के बाद में, लेकिन मैंने पहले लिख दी है। और थोड़ा सा जो है ना एक इक्वेशन जो है ना वो बाद में ही समझ में आएगी, तो उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इससे हमें जो है हमारी डेफिनेशन जो है समझ में आ जाएगी। तो ये इक्वेशन जो है मोज़ले लॉ ने दी थी और मोज़ले लॉ ने किया क्या था, बेसिकली उसने 38 एलिमेंट्स जो है एज अ टारगेट मेटल एनोड के तौर पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किए थे। और उससे जो है उसने अखज़ किया कि एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहां पर अगर हम स्केयर लगाएंगे, ठीक है जी, अगर इस मैंने अंडर रूट को खत्म करना है तो मैं इसका भी स्केयर ले लेता हूं, इसका भी स्केयर ले लेता हूं, तो ये अंडर रूट जो है इस स्केयर से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी। तो बेसिकली ये वाला जो है हम ऐसे कर सकते हैं कि चलें इसको जो है ना हम स्केयर के साथ बगैर जो है ना वो लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। ठीक है जी। और इस सारे का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर का स्केयर जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रिलेट करता है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन या स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेरीज, ठीक है जी, वो रिलेट करती है वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जहां से एक्सरे निकल रही है उस एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी उसकी। ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स-रे स्पेक्ट्रम वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इमिटिंग फ्रॉम इट। ठीक है जी, जहां से वो निकल रही है उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी उसकी। ठीक है जी। और ये वाला रिलेशन आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि मोज़ले लॉ को डिफाइन करें तो आपने डेफिनेशन, ये वाला पॉइंट और साथ में बता देना है कि ए और बी क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, अट्रैक्शन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और बी क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं उसको। ठीक है जी। और जी क्या है, एटॉमिक नंबर है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन कर देंगे तो काफी हो जाएगा। अगर एक दो पॉइंट और लिखना चाहते हैं कि एटॉमिक नंबर उसने कितने एलिमेंट्स लिए थे, या एक दो पॉइंट्स अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी आपका पूरा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन में वो कहता है कि जो सारे मतलब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उसमें काफी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी। ठीक है जी, स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी। तो उसने किया क्या था कि उसने स्पेक्ट्रल सीरीज को 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। ठीक है जी। तो उसने किया क्या था कि जितनी भी स्पेक्ट्रल सीरीज थी, स्पेक्ट्रल सीरीज, उसको उसने क्या किया, उसने 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। ठीक है जी। तो क्लासिफाइड जो है ना उसके अंदर इनटू 2 ग्रुप्स। और ये जो 2 ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे, एक था के सीरीज, ठीक है जी, और एक क्या था, एल सीरीज। ठीक है जी। उसने जितनी भी स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी उसको 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया, के सीरीज के अंदर और एल सीरीज के अंदर। और के सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्टर वेवलेंथ जिनकी थी, ठीक है जी, जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ थी और जिनकी एनर्जी जो है वो क्या थी, ठीक है जी, जिनकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। जिसकी वेवलेंथ कम होती है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था कि जिसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, इनवर्सली रिलेट करते हैं। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले और जिनकी एनर्जी ज्यादा थी उनको के सीरीज का नाम दिया, और जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले थे, ठीक है जी, लॉन्गर
वेवलेंथ वाली थी और जिनकी एनर्जी जो है वो क्या थी, कम थी। वेवलेंथ उनकी ज्यादा थी लेकिन एनर्जी उनकी क्या थी, कम थी। उनको उसने नाम दिया, एल सीरीज का नाम दिया था। और ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर जो है वो रिकॉल कर लेना है, देख लेना है आपने। उसके बाद तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्पेक्ट्रल सीरीज जितनी भी आ रही थी उसको दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया, एक के सीरीज के अंदर और एक एल सीरीज के अंदर। के सीरीज शॉर्टर वेवलेंथ वाली थी, ठीक है जी, और उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। और एल सीरीज लॉन्गर वेवलेंथ वाली थी और उसकी एनर्जी क्या थी, कम थी। उसके बाद दूसरी चीज जो है उसने कहा कि अगर हम एनर्जी और एटॉमिक नंबर को आपस में रिलेट करते हैं तो क्या आता है जी, डायरेक्टली रिलेशन आता है। और वो सारा पॉइंट मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और अगर रिमूव करवाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए है तो जंप करके जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो उसमें प्रोसेस में भी एनर्जी को ज्यादा रिलीज करेगा। तो एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर और एनर्जी एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ठीक है जी, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ या एक्स रेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। दूसरे वर्ड्स के अंदर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एटॉमिक नंबर का एनर्जी के साथ हमने रिलेशन देख लिया और ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है उसका कंक्लूजन का देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या किया है कि स्पेक्ट्रल सीरीज को दो पॉइंट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और तीसरा हमने क्या कह दिया, दूसरा क्या कह दिया कि एक्स रेज जो है एटॉमिक नंबर, एक्स रेज की जो एनर्जी है एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा पॉइंट ये है कि उसने एक रिलेशनशिप जो है ना वो फाइंड आउट किया और उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, ये वाला रिलेशनशिप, सिंपल, कि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट जो है ना उसके साथ रिलेट करती है एटॉमिक नंबर के, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे रिलेट करती है कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट करता है। और ये इसने रिलेशनशिप दिया था। ये तीसरा पॉइंट जो है वो आपने देख लेना है, ये बातें समझ में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने देखना है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट जो इसने एक्सप्लेन किया है वो ये है कि इसने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है जी, अरेंज एलिमेंट्स जो कि पेयर्स के अंदर थे। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की वजह से इसने ही एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। तो एलिमेंट्स को अरेंज करना आसान हो गया। जैसे आर्गॉन और पोटाशियम की बात करते हैं हम, ठीक है जी, आर्गॉन की और पोटाशियम की बात करते हैं तो इनको अरेंज करना क्यों आसान हो गया, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपकी बुक के अंदर शायद नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने समझ लेना है इसको। आर्गॉन की बात करते हैं और पोटाशियम की बात करते हैं। पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास की बेस पर। इसका एटॉमिक मास होता है 40 और इसका होता है 39। तो अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है एटॉमिक मास की बेस पर तो किस तरह अरेंज करेंगे इनको कि पहले क्या आना चाहिए, पोटाशियम, और फिर क्या आना चाहिए, आर्गॉन। क्योंकि जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसको पहले रखना है, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको बाद में रखना है, ठीक है जी। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और वो वाली तरतीब गलत है वैसे, ठीक है जी। ये नहीं है कि ये तरतीब सही है तो अब मतलब अरेंज कर दिया तो अच्छा है, नहीं। अगर हम उस तरीके से अरेंज करते हैं तो पोटाशियम को हमें नोबल गैसेस के साथ रखना पड़ता है जो कि गलत है। तो अब जब उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया मोज़ले ने तो हुआ क्या, ठीक है जी, तो हुआ ये कि इनको हम देखते हैं जी, आर्गॉन और पोटाशियम। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है और इसका 19 है, ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे ना तो इनको हम अरेंज कर रहे हैं कि आर्गॉन पहले आएगा और पोटाशियम जो है वो बाद में आएगा, ठीक है जी, क्योंकि 18 पहले आता है और 19 जो है वो बाद में आता है। और सही पेयरिंग जो है, सही अरेंजमेंट जो है वो नीचे वाली है। अगर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं तो आर्गॉन नोबल गैसेस के साथ ही आता है और पोटाशियम अल्कली मेटल्स के साथ ही आता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। तो एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करना सही नहीं था, तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की वजह से अरेंज एलिमेंट्स करना क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है जी। और मोज़ले ने क्या किया था, साथ में कुछ और चीजें भी, कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। इसका नाम असल में जी एन मोज़ले था।
ठीक है जी। 19 जो है ना 11 के अंदर इसने ये सारा लॉ जो है वो पेश किया था, वो आपने शुरू में देख लेना है। ये स्टेटमेंट्स वगैरह जो है ना आपने बुक से देखनी है। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट जो है, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट इसने क्या किया था कि इसने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया था। ठीक है जी। इसने कुछ एलिमेंट्स को क्या किया था, डिस्कवर सम एलिमेंट्स। ठीक है जी। और किन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, कुछ हमारे पास मौजूद है जिनका मैं नाम आपको बता देता हूं। थोरियम, ठीक है जी, प्रोटेक्टेनियम, और एक दो और एलिमेंट्स है जिनको आपने देख लेना है बुक के अंदर। तो कुछ एलिमेंट्स को इसने क्या किया था, डिस्कवर एलिमेंट्स, थोरियम, प्रोटेक्टेनियम और साथ में एक्टेनियम या कुछ और है, तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट, इसने जो रेयर अर्थ मेटल्स होती हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है जी, उनके क्या बताए थे, एटॉमिक नंबर बताए थे। ठीक है जी। रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर का मतलब क्या होता है, नायाब। तो जो अर्थ जमीन पर कम पाई जाती है मेटल्स, उन्हें क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। और ज्यादातर मेटल्स जो कि ट्रांजिशन मेटल होती है, उन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स ही कहते हैं, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है जी। और ज्यादातर मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी कह सकते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स के एटॉमिक नंबर्स भी इसने डिस्कवर किए थे। तो ये तीन जो है इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है जी, कि सही तरीके से एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को गलत तरीके से तरतीब दिया गया था। अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसको सही तरीके से अरेंज किया। दूसरा पॉइंट कि कुछ एलिमेंट्स को इसने खुद से डिस्कवर किया था। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रेयर अर्थ मेटल्स है, उनको भी एटॉमिक नंबर इसने बताए थे, उनके एटॉमिक नंबर भी बताए थे। तो ये है हमारे पास मोज़ले लॉ। तो पहले शुरू में आपने बता देना है कि मोज़ले लॉ किसने दिया था, जीएन मोज़ले ने, और कब दिया था, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आपने बता देना है कि कितने एलिमेंट्स को लिया था, और ये बता देना है कि एल्यूमिनियम से गोल्ड तक टारगेट हैवी मेटल एनोड के तौर पर लिया था। ये एनोड को हमने चेंज करना है काफी मरतबा। उसके बाद आपने उसको डिफाइन कर देना है। डिफाइन मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है ना वो सीखना है। एक इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ना, तो इसका स्केयर लो और इसका स्केयर लो, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना एटॉमिक नंबर के क्या है, स्केयर के मतलब डायरेक्टली रिलेट कर रही है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेरीज एज स्केयर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इमिटिंग फ्रॉम इट, मतलब इमिटिंग इट, उसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद आपने रिलेशन बताना है और फिर उसकी कंक्लूजन बतानी है। अब कंक्लूजन में हमने तीन देखी थी कि स्पेक्ट्रल सीरीज को दो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, के सीरीज, एल सीरीज। और फिर मैंने आपको बता दिया कि के सीरीज जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा होगी और एल सीरीज लॉन्गर वेवलेंथ एनर्जी कम होगी। उसके बाद एटॉमिक नंबर का मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर और एनर्जी का रिलेशन कैसे है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और ये वाले सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसके लिहाज से हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक रिलेशन जो है ना, इसने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, वो बता दिया। और फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस है, जो कि हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है जी। तो ये था मोज़ले लॉ और ये एक्सरे प्रोडक्शन, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।